का होता है कार्यकाल, 5 साल का कार्यकाल है तो वो 5 साल ही रहेगा। अगर बीच में हमारी ग्राम पंचायत या जनपद पंचायत जिला पंचायत भंग होती है तो नया वाला जो आएगा वो बाकी जो रिमेनिंग टर्म है वहाँ पे काम करेगा। ठीक है, पहली बात। लेकिन जैसे मान लो पहली बार ये चुनाव हुआ 2023 में, ये चलेगी 2028 तक। ठीक, 1 जनवरी 2023 को इसने फर्स्ट मीटिंग की थी। लेट सपोज अगर ऐसा होता है कि ये जाके भंग होती है 7 अगस्त 2028। अब यहाँ से चुनाव के लिए कितने दिन बचे हुए? 3-4 महीने, 5 महीने। ठीक है, तो अगर कभी ऐसा होता है कि अगला जो चुनाव होने वाला है उसमें 6 माह से कम का समय बाकी, तो फिर क्या किया जाएगा? नया चुनाव नहीं कराया जाएगा। ठीक, ये चीज़ नोट करके लिखिएगा कि यदि अगला चुनाव होने में 6 महीने या उससे कम का समय बाकी है तो नई ग्राम पंचायत के लिए कोई अगला चुनाव नहीं किया जाएगा। अगला जो चुनाव होगा वो जो 2028 को होने वाला है उसी टाइम पे होगा। ठीक, तो 6 माह से यदि कम का समय बाकी है अगले चुनाव के लिए तो कार्यकाल खत्म होने के बाद या ग्राम पंचायत को भंग करने के बाद भी नया चुनाव नहीं कराया जाएगा। ठीक, अब इसमें देखिए यदि सरपंच का पद रिक्त हो जाता है तो क्या होगा? कुछ भी हो सकता है। सरपंच की मृत्यु हो सकती है, उसे लोग निकाल सकते हैं, वो त्यागपत्र दे सकता है, उसका निलंबन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इस केस में क्या किया जाएगा? तो यदि देखिए यदि जो सरपंच का पद है रिक्त हो जाता है तो क्या किया जाएगा? नया सरपंच का चुनाव किया जाएगा। लेकिन जब तक नया सरपंच का चुनाव नहीं होता है तब तक जो पंच हैं या जो सदस्य हैं वो अपने में से एक स्थानापन्न सरपंच का चुनाव करेंगे। ठीक, इस टर्म को अंडरलाइन करिएगा, स्थानापन्न सरपंच। तो ये स्थानापन्न सरपंच कब बनता है? जब जो हमारा पहले वाला सरपंच था, जो परमानेंट सरपंच था, किसी कारणवश उसका जो पद है रिक्त हो जाता है तो एक नए सरपंच का हम लोग टेम्पररी सरपंच का चुनाव करेंगे। वो क्या करेंगे? सदस्य अपने में से किसी एक को टेम्पररी या स्थानापन्न सरपंच बनाएंगे। अब ये तब तक काम करेगा जब तक नए सरपंच का चुनाव नहीं हो जाता। ठीक, तो इसका कार्यकाल कब तक रहेगा? जब तक नया सरपंच नहीं आ जाता है, और नए सरपंच के आते ही इसका काम खत्म हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे एक कैच ये है कि देखिए एक सरपंच है और एक उप सरपंच भी है, ये है ना। जैसे हमारे पास एक राष्ट्रपति है और एक उपराष्ट्रपति है। राष्ट्रपति यदि कुछ हो जाता है तो उसका कार्यभार कौन संभालता है? उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति की जगह आ जाता है। लेकिन जैसे वहाँ होता है कि क्या उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति अगले के लिए बना रहता है क्या? फिर से एक नए राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। सेम यही चीज़ यहाँ पे होगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? सरपंच के पद रिक्त करने के बाद उसका कार्यभार ये नहीं संभालेगा। ठीक है, ये चीज़ यहाँ ध्यान रखिएगा नोट करके कि सरपंच का पद रिक्त होने के बाद उसका कार्यभार उप सरपंच नहीं संभालेगा, उसका काम वो नहीं करेगा। उसका काम कौन करेगा? सदस्य अपने में से एक स्थानापन्न या टेम्पररी सरपंच का चुनाव करेंगे, और वो जो सरपंच है वो अगले नए सरपंच के बनने तक वो जो है सरपंच का कार्यभार संभालेगा। और जैसे ही नया सरपंच बनेगा तो ये स्थानापन्न सरपंच का काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे यह है कि ये जो उप सरपंच है वो सरपंच की जगह काम नहीं करेगा। ठीक, जैसे उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन जाता है लेकिन यहाँ पे ये उप सरपंच सरपंच नहीं बन पाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, और अगला देखिए यदि सरपंच का पद रिक्त होता है, ठीक है, तो जो नया सरपंच बनेगा वो भी उसी वर्ग का होगा जिस वर्ग का पुराना सरपंच था। अगर पुराना सरपंच ओपन कैटेगरी का है तो वो भी ओपन कैटेगरी का होगा। अगर वो किसी रिजर्व कैटेगरी का है, आरक्षित वर्ग का है, तो नया सरपंच भी क्या बनाया जाएगा? आरक्षित वर्ग का ही बनाया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ भी सेम एप्लीकेशन है, वो जो है लॉ एप्लीकेबल होगा कि यदि जो पुराना सरपंच है या जो सरपंच का पद है यदि जो अगला चुनाव होने वाला है उसके 6 महीने पहले रिक्त होता है तो नए सरपंच का चुनाव नहीं किया जाएगा। तो यदि 6 माह से कम का समय बाकी है किसके लिए? अगले चुनाव के लिए तो फिर क्या करेगा? वो जो स्थानापन्न सरपंच है वही अगले 6 महीने तक काम करेगा। हमको नया इलेक्शन कराने की ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है? क्योंकि अगले 6 महीने बाद वैसे भी हमको नया इलेक्शन कराना ही है। ये नए सरपंच को अगले 6 महीने के लिए उतना लंबा जो है चुनाव प्रक्रिया में जाने की ज़रूरत है नहीं। इसीलिए 6 माह से कम का समय यदि बाकी है तो फिर नए सरपंच का चुनाव नहीं होगा। स्थानापन्न जो सरपंच है वही क्या करेगा? अगले 6 महीने के लिए काम करेगा।
ठीक है। तो ये कार्यकाल से संबंधित सरपंच का यदि पद रिक्त होता है उससे संबंधित ये प्रावधान है। अगला देखते हैं ग्राम पंचायत में कोई भी व्यक्ति कब डिस्क्वालीफाई हो जाएगा चुनाव लड़ने के लिए। इसमें सब चीज़ आएगा। इसमें ग्राम पंचायत के पंच के लिए भी, सरपंच के लिए भी, जनपद पंचायत के सदस्य के लिए भी और जिला पंचायत के सदस्य के लिए भी, सबके लिए हम एक साथ ही करेंगे। ठीक है कि सदस्य बनने के लिए या क्या डिस्क्वालिफिकेशन के क्या क्या क्राइटेरिया है, कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो अगर हो जाती हैं तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, चाहे वो पंच हो, सरपंच हो, जनपद पंचायत का सदस्य हो या जिला पंचायत का सदस्य। ठीक है, बहुत सारी जनरल चीज़ें हैं जो यहाँ पे नहीं बताएंगे, जैसे पागल नहीं होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए, विदेशी नहीं होना चाहिए, तो वो तो जनरल चीज़ें। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहला तो भारत का नागरिक होना चाहिए, ये तो ठीक है, विदेशी ना हो, ये तो पहली शर्त है। ठीक, दूसरा पागल ना हो, दिवालिया ना हो, वो सब है। एक इसमें इंपॉर्टेंट है जिससे पहले क्वेश्चन आ चुका है कि कोई वैधानिक विधि व्यवसायी ना हो। वैधानिक विधि व्यवसायी का मतलब क्या है कि यदि वो कोई वकील हो जो जिसको किसी स्पेसिफिक काम के लिए वेतन मिलता हो, जैसे सरकारी वकील होते हैं। सरकारी वकील यहाँ पर किसी ग्राम पंचायत का या जनपद पंचायत का सदस्य या सरपंच नहीं बन सकता है। क्यों? क्योंकि उसे सरकार से जो है यहाँ से सैलरी मिल रही, या यहीं पे एक कोष्टक में और लीजिए, किसी लाभ के पद पर ना हो। अंडरस्टैंडिंग के लिए किसी लाभ के पद पर ना हो, मतलब कहीं से उसको और से सैलरी ना मिलती हो। लेकिन यहाँ से सीजीपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा था कि यदि सिर्फ वो विधि व्यवसायी है, ठीक है, उसने वकालत की है, अभी कभी कभार मन करता है तो प्राइवेट जो है वकालत कर लेता है, लेकिन कहीं किसी कंपनी में काम नहीं करता, किसी सरकार के लिए काम नहीं करता, किसी स्टेट के लिए काम नहीं करता, तो वो जो है क्या बन सकता है, ग्राम पंचायत का जो है पंच, सरपंच या जिला पंचायत का, जनपद पंचायत का सदस्य बन सकता है। ठीक है, लेकिन कभी ऐसी कंडीशन आती है कि ये जो विधि व्यवसायी है, ठीक है, लेट सपोज कोई एक इंडिविजुअल पर्सन है और उसका किसी ग्राम पंचायत के साथ विवाद हो जाता है। ठीक, इन दोनों के बीच विवाद हो जाता है। ठीक, ये चले जाएगा किसके पास, किसके पास जाएगा ये केस? कल मैंने बताया था भाई, प्राधिकारी हो, इंडिविजुअल पर्सन हो। ठीक है, ये इन दोनों केस किसके पास जाएगा? राज्य सरकार के पास जाएगा ना भाई, राज्य सरकार के पास जाएगा। अब देखिए, अगर राज्य सरकार के पास जाता है तो ये जो विधि व्यवसायी है ये आके इस पर्सन के साथ पैसा लेके इसके साथ में इसके अगेंस्ट में केस नहीं लड़ सकता। अगर वो विधि व्यवसायी है और वो इस ग्राम पंचायत का सदस्य है, तो यदि इस ग्राम पंचायत का किसी और के साथ विवाद हो रहा है और ये अगर उसका केस चल रहा है, तो उसके अगेंस्ट में जाके किसी और आदमी के साथ मिलके इस ग्राम पंचायत के अगेंस्ट में केस नहीं लड़ सकता। और अगर ये ऐसा करता है, अगर ये ऐसा करता है तो जो कलेक्टर है वो क्या करेगा, इसको उसी समय उसके पद से मुक्त कर देगा। किसको? विधि व्यवसायी। ठीक है, तो एक बार ऐसा क्वेश्चन आया था कि यदि कोई विधि व्यवसायी वो जिस ग्राम पंचायत का सदस्य है उसी ग्राम पंचायत के खिलाफ केस लड़ने की कोशिश करता है, तो क्या करेगा, कलेक्टर उसको उसके पद से रिक्त कर देगा, मतलब हटा देगा। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर वो इंडिविजुअल काम कर रहा है, किसी और के साथ वो है, किसी और के अगेंस्ट में केस लड़ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, लेकिन जैसे ही अगर कोई ऐसा केस है जिसमें उसका भी ग्राम पंचायत सम्मिलित है और वो उसको छोड़ के सामने वाले का साथ दे रहा है, तो फिर क्या हो जाएगा, वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तीसरा है, अगर किसी और कानून से, किसी कानून के द्वारा भारत में कहीं भी चुनाव लड़ने से बैन किया गया। ठीक है, भारत में बहुत सारे नियम हैं, तो हो सकता है कोई एक ऐसा नियम हो भारत में कि किसी नियम के अंदर कोई स्पेसिफिक आदमी है, उसको भारत में किसी भी प्रकार का चुनाव लड़ने से मना किया होगा, तो उस केस में भी वो क्या हो जाएगा, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, मतलब वो ग्राम पंचायत का कोई भी चुनाव नहीं लड़ पाएगा। चौथा जो हमने कल बताया था कि विधानसभा का जो सदस्य बनने के लिए, तो वो विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए एलिजिबल हो और 25 से कम हो, उसकी उम्र जो है 25 से कम हो, किंतु 21 वर्ष पूर्ण कर लिया हो।
ये भी हो सकता है, ये भी एक क्राइटेरिया कि जो छत्तीसगढ़ में जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है उसमें वो चुनाव लड़ने के लिए मतलब जो विधायक बनने के लिए एलिजिबल हो, ठीक है, उसको कोई भी ऐसे नियम के अंतर्गत वो डिस्क्वालीफाई ना होता हो। लेकिन यहाँ एक कंडीशन है कि विधानसभा चुनाव जो लड़ने के लिए तो जो मिनिमम एज कितना है 25 है, तो वो भले 25 से कम हो लेकिन 21 वर्ष उसने पूर्ण कर लिया, ठीक है, तो भी क्या होगा, वो डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। लेकिन अगर उसने ये है 25 से कम है और 21 वर्ष भी पूर्ण नहीं किया तब वो क्या हो जाएगा, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, ठीक। अगला इसमें क्राइटेरिया है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि उसकी आयु यदि 30 वर्ष से अधिक है, यदि उसकी आयु 30 वर्ष से कम है तो वो साक्षर होना चाहिए, और अगर अधिक है तो साक्षर होना ज़रूरी नहीं है। इसको इम्पोर्टेंट डाल लीजिए, ये बाद में जोड़ा गया, ठीक, कि यदि जो भी व्यक्ति ग्राम पंचायत का किसी भी लेवल पे चुनाव लड़ना चाहता है, यदि वह 30 वर्ष से कम का है तो उसको एटलीस्ट साक्षर होना चाहिए। लेकिन अगर उसकी उम्र 30 से ज़्यादा है तो साक्षर हो या ना हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक। तो ये एक क्राइटेरिया नहीं है, 2 क्राइटेरिया है जो अलग अलग लोगों पे काम करता है। अगर 30 से कम है तो साक्षर होना चाहिए, 30 से ऊपर है तो साक्षर होने की ज़रूरत नहीं। ऐसा क्यों रखा गया होगा, क्या कारण हो सकता है कि 30 से कम वाले को बोल रहा है कि तुमको साक्षर होना चाहिए लेकिन 30 से ऊपर वाले को फ़र्क नहीं पड़ता, क्यों? क्योंकि देखो तो ऐसा तो फिर सरकारी नौकरी भी मिल जाएगी एक्सपीरियंस, ठीक है, वो भी एक रीज़न है। लेकिन वो इसमें मेन रीज़न देखिए कब है, हमारा जो पंचायती राज अधिनियम है कब से है, 1993, ठीक है। तो भाई अब उससे पहले तो किसी आदमी को पता नहीं था, बाद में ऐसे कोई नियम आ जाएगा। कोई अगर 30 साल का है मतलब उसका जन्म इसके आसपास हुआ होगा या इससे थोड़ा पहले थोड़ा बाद हुआ होगा, तो इसलिए सरकार बोल रही है अगर तुम इसके बाद बने हो, और इसके बाद जो है भारत में शिक्षा व्यवस्था का काफ़ी विस्तार हो गया है, मध्याह्न भोजन आ गया है, ठीक है, भारत ने बहुत सारे कार्यक्रम चला लिए हैं, तो अगर इसके बाद भी 30 साल से कम का व्यक्ति साक्षर रह जाता है तो मतलब सरकार का ये मानना है कि भाई वो आदमी कोई काम कर नहीं है, भाई सरकार इतने सारे वो कर रही है, फ्री में खाना दे रही है, स्कूल भेज रही है, उसके बाद भी अगर 30 साल से कम का व्यक्ति वो हो गया, साक्षर नहीं हो पाया, मतलब वो सच में उसका जो दिमाग है वो एक हेल्दी माइंड नहीं है। लेकिन अगर 30 से अधिक है, हो सकता है वो 1970 में 1980 में पैदा हुआ, तो उस समय तो जो साक्षरता लेवल उतने नहीं थे ना, स्कूल भी उतने नहीं थे, तो इसलिए 30 से ऊपर में चल जाएगा। उसके पुराने बैकग्राउंड को देखते हुए 30 से अधिक वाले को बोला है कि साक्षर नहीं हो तो भी चल जाएगा, लेकिन 30 से कम वाले का साक्षर होना यहाँ पे वो कहने भी है कि वो जो है डिस्क्वालीफाई हो जाए, ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर वो उसकी उम्र 30 से कम है मतलब वो 1990 के बाद कभी पैदा हुआ है और उसके बाद वाला यदि व्यक्ति साक्षर नहीं हो पाया मतलब उसी में कुछ प्रॉब्लम है, यहाँ के स्कूल सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं। और साक्षर होने का मतलब क्या होता है समझते हैं ना आप लोग? साक्षर क्या होता है, किसको बोलते हैं साक्षर? जो पढ़ना लिखना जानता है और अपना साइन कर सकता है, ठीक है, मतलब नाम लिख सकता है, साइन कर सकता है, उसको साक्षर बोलेंगे। तो अगर कोई व्यक्ति इतना भी नहीं है 30 से कम है तो फिर उसको चुनाव लड़ने वाले का वैसे भी कोई मतलब नहीं। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। इसको पहले ये बोल रहे थे कि 30 से कम में भी हटा दो, ठीक है, सरकार के ऊपर दबाव बनाया जा रहा था कि 30 से कम में भी हटा दो, लेकिन सरकार ने इसको हटाया नहीं। इसके लिए बीच में एक और जुड़ने वाला था कि कम से कम यदि पंच बनना है तो 8वीं पास होना चाहिए और सरपंच बनना है तो 12वीं, लेकिन उसमें भी क्योंकि कंट्रोवर्सी हुई इसलिए सरकार ने उसको भी क्या कर दिया, हटा दिया। लेकिन बहुत सारे अभी भी ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे वो जो 12वीं वाला क्राइटेरिया है वो ग्राम पंचायत में चलता है, अपने यहाँ नहीं चलता, ठीक। और एक छठवां है, यदि उसको 6 महीने की जेल हुई हो किसी भी क्राइम में, उसको एटलीस्ट 6 महीने की सज़ा दी गई हो और वो जब 6 महीने की सज़ा पूरी कर चुका है उसके 5 साल आगे तक चुनाव लड़ने के लिए डिस्क्वालीफाई रहेगा, ठीक है। पहला क्राइटेरिया क्या है, यदि उसको 6 महीने उससे अधिक की जेल हुई है, उसको किसी क्राइम में सज़ा हुई है और यदि ये 6 महीने वो कंप्लीट भी कर लेता है तो ये कंप्लीट होने के अगले 5 साल तक वो क्या रहेगा, डिस्क्वालीफाई रहेगा, मतलब चुनाव नहीं लड़ पाएगा, ठीक। और एक लास्ट में है, अब अगर उसने लड़ भी लिया, जीत भी गया, लेकिन अगर वो किसी ग्राम पंचायत, जिला पंचायत या जनपद पंचायत का सदस्य बन गया तो अगर वो लगातार 3 बैठकों में, लगातार 3 समिति के बैठकों में अनुपस्थित रहता है, आगे देखेंगे समिति क्या होती है, तो जो लगातार 3 समिति की बैठकों में बिना कारण के अनुपस्थित है या फिर 6 महीने तक बिना अनुमति के सामान्य बैठक से अनुपस्थित है, ठीक।
यदि कोई व्यक्ति है जो एक बार चुनाव जीत भी गया लेकिन चुनाव जीतने के बाद 3 समितियों की बैठक में बिना कारण के अनुपस्थित है या फिर 6 महीनों तक बिना अनुमति के, बिना ग्राम पंचायत की अनुमति के सामान्य बैठकों से अनुपस्थित है, तो इन दोनों ही केस में क्या हो जाएगा, वो जीतने के बाद पंच या सरपंच बन गया है तो भी उसको उससे कारण पूछने के बाद हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सब में उससे कारण पूछने की जरूरत नहीं। ठीक है, ये काम जैसे ही होगा उसको हटा दिया जाएगा। इस वाले में कारण उससे पूछना पड़ेगा, भाई नहीं अनुपस्थित हो, क्या हुआ, क्यों एप्लीकेशन नहीं दी हो, ये सब पूछना पड़ेगा। ठीक है, तो ये लास्ट वाला जो कंडीशन है ये बनने के बाद वो क्या हो जाएगा, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो ये है डिस्क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया। अगर इनमें से कोई भी एक फुलफिल होता है तो उसको अपना पद छोड़ना पड़ेगा या फिर वो चुनाव लड़ ही नहीं पाएगा। ठीक है, चलो, तो ये हो गया, ये सब के लिए काम करेगा ना, ये एक साथ है, ग्राम पंचायत के लिए भी, जनपद पंचायत के लिए भी और जिला पंचायत के लिए भी, सबके लिए सेम क्राइटेरिया। अब देख लेते हैं, अगर पंचायत का जो फंड होता है उसे बोलते हैं पंचायत निधि। पंचायत के पास अपना टैक्स लगाने का पावर है, टैक्स लगाता है, फीस लगाता है, पेनल्टी लेता है, उससे उसको कुछ इनकम होता होगा, उस इनकम को वो कहाँ जमा करता है, पंचायत निधि में। अब अगर किसी काम के लिए उसको पंचायत निधि से निकालना है तो सबसे पहले क्या करेगा, एक सामान्य बैठक में एक प्रस्ताव पारित करेगा। कोई भी जो जब ग्राम पंचायत की जब भी बैठक होगी उसमें एक प्रस्ताव पारित करेगा कि भाई हमको इतना पैसा अपने काम के लिए हमको निकालना है। अब जब निकालने के बाद जब जो ग्राम सभा है, जो ग्राम पंचायत है, उसने बोल दिया कि पैसा निकाल सकते हो, तो देखिए यहाँ किससे किसके सिग्नेचर से पैसे निकलते हैं। अगर आपको पंचायत निधि के फंड से पैसा निकालना है तो किसका लगेगा, तो देखिए ग्राम पंचायत में इसमें साइन लगता है सरपंच और सचिव। ठीक, जब ये दोनों का साइन हो जाएगा तभी आप जो है पंचायत निधि से कोई पैसा निकाल सकते हो। इसमें भी बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी, इसमें बीच में बोला गया था कि सचिव की ज़रूरत क्यों है, भाई सरपंच सबसे बड़ा आदमी, फिर सचिव को क्यों ला रहे हो, तो बीच में सचिव को हटाया गया था, फिर ऐड किया गया। उसके बाद बीच में बोला था कि सरपंच को हटा दो, सिर्फ सचिव को रहने दो, बाद में इसको भी हटाया गया था, इसको फिर बाद में ऐड किया गया। उसके बाद देखिए जो जनपद पंचायत है और जो जिला पंचायत, इसमें लगता है सीओ का सिर्फ, इसमें अध्यक्ष की ज़रूरत नहीं। अध्यक्ष जिस मीटिंग में डिसाइड होगा उस मीटिंग में वो जो है वो जो अध्यक्ष है उपस्थित होगा। ठीक है, एक बार जो अध्यक्ष है उसने मीटिंग में बोल दिया कि हम पैसा निकालने वाले हैं, वो जो जनपद पंचायत है उसने अप्रूवल दे दिया है, उसके बाद आखिरी में जब पैसा निकालने वाले सीओ के साइन से आप पैसा निकाल सकते हो। ठीक है, लेकिन इन दोनों ही केस में, चाहे वो जनपद पंचायत हो, जिला पंचायत हो, आगे एक चीज़ देखेंगे, सामान्य प्रशासन समिति, सामान्य प्रशासन समिति के अनुमोदन से, तो लास्ट में साइन किसका लगेगा, जनपद पंचायत सीओ, जिला पंचायत सीओ का, लेकिन सबसे पहले अनुमोदन किससे लेना पड़ेगा, सामान्य प्रशासन समिति से, जो कि जनपद में भी होती है, जिला में भी होती है और ग्राम पंचायत में भी। तो जब इस समिति से अनुमोदन मिल जाएगा उसके बाद ही आप क्या कर सकते हैं, पंचायत निधि से कोई पैसा निकाल सकते हैं। ठीक, तो ये है पंचायत निधि। चलो अब देखते हैं टैक्स। टैक्स कौन कौन सा लगा सकता है, क्योंकि देखिए यहाँ जनपद पंचायत और जिला पंचायत जो टैक्स लगा सकता है वो काफ़ी बड़ा है, उस पर नहीं जाते। यहाँ पे हम मेन टैक्स देखेंगे ग्राम पंचायत, क्योंकि वही ग्रास रूट लेवल पे सबसे ज़्यादा टैक्स। तो यहाँ लिख लीजिए टैक्सेशन या कराधान। कि ग्राम पंचायत, और क्वेश्चन एक अगर आना होगा तो इसी से आएगा, क्योंकि उसका जो वो ये जो स्पेक्ट्रम है काफ़ी ब्रॉड है जनपद का और जिला का। तो मेन जो टैक्स है इसका छोटा सा है, अगर क्वेश्चन पूछना होगा एग्जामिनर को तो वो यहीं पे वो फोकस करेगा। तो इसमें देखिए 2 टाइप के इसके टैक्स होते हैं। एक होता है अनिवार्य कर जो कंपलसरी है, ये ग्राम पंचायत लगाएगा ही, और एक है ऐच्छिक कर। मतलब ये ऑप्शनल है, अगर कोई ग्राम पंचायत लगाना चाहता है तो वो लगा सकता है, ज़रूरी नहीं, लेकिन ये वो लगाएगा ही लगाएगा अपने इनकम के लिए। और जो अनिवार्य कर है, ये जो कंपलसरी टैक्स है वो 6 प्रकार के। ठीक है, ये कर हर ग्राम पंचायत में आपको मिलेगा, ये वाला हर ग्राम पंचायत में नहीं मिलेगा। जो ग्राम पंचायत अगर फैसिलिटी दे रहा है उसके हिसाब से अपना लगाएगा। पहला देखिए यहाँ बाजार कर, मार्केट टैक्स। ठीक, जितने भी छोटे गांव होते हैं ग्राम पंचायत वाले, सब में एक वीकली मार्केट लगता है, ये आपने देखा होगा। तो वो वीकली मार्केट में कोई भी आदमी अपना सामान लगा रहा है, सब्जी बेच रहा है, मिठाई बेच रहा है, तो वो सब से उसको ग्राम पंचायत को क्या देना पड़ता है, मंथली या ईयरली बेसिस पे एक बाजार टैक्स या मार्केट कर देना पड़ता है। तो ये जो है हर ग्राम पंचायत वाला लेगा। दूसरा है व्यापार या फिर आजीविका चलाने
व्यवसाय पर कर। व्यापार मतलब बिजनेस टैक्स, या फिर अगर कोई व्यक्ति व्यापार भी नहीं कर रहा है तो वो अगर किसी भी वो ये तरीके का व्यवसाय कर रहा है जिससे उसका जीवन यापन हो रहा है, तो उसने अपना दुकान लगाया है, ठेला लगाया है, वो सब के भी उसको टैक्स किसको देना पड़ेगा? ग्राम पंचायत को। तीसरा टैक्स है भूमि कर, लैंड टैक्स। जैसे हम नगर निगम में रहते हैं, नगर निगम को टैक्स देते हैं हर साल, सेम वैसे ही भूमि कर कौन देगा कि किसको देगा? जो गांव के लोग हैं, ग्राम पंचायत। तो भूमि कर भी क्या है? अनिवार्य कर। चौथा है पशुधन के रजिस्ट्रेशन पर। ठीक, पशुधन के रजिस्ट्रेशन पर। अब देखिए ये कैसे लगता है, अगर किसी व्यक्ति के पास गांव में रहता है, 4 बैल हैं, ठीक है, बैल आजकल बहुत महंगे आते हैं, उसने उसका बीमा कराया होगा, या कल के दिन उसकी बैल चोरी हो गए, तो अगर कोई भी व्यक्ति खरीद के आता है तो ग्राम पंचायत के पास एक रजिस्ट्रेशन करवाता है कि मेरे पास इतने बैल हैं, इतने गाय हैं, इतनी बकरियां हैं, ताकि कल के दिन में अगर चोरी हो तो वो रिपोर्ट करा सके। क्योंकि देखो मैं अपने घर पे 4 बैल रखा हूँ, ठीक है, कोई उसका रजिस्ट्रेशन नहीं है, कोई उसका फॉर्म नहीं है, कोई उसका कागजात नहीं है, कल के दिन चोरी होगा तो मैं प्रूफ कैसे करूँ कि मेरे पास 4 बैल थे? बताना तो पड़ेगा ना, तो कोई ना कोई ऐसा डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो वो कहलाता है पशुधन के पर जो है आपको रजिस्ट्रेशन है कहाँ कराना पड़ेगा? ग्राम पंचायत में। और कल के दिन में अगर चोरी होता है या फिर बैल मर जाते हैं, आपने उसका बीमा कराया है, तो वो सब में आप कौन सा दिखाओगे? ये वाला जो आपका रजिस्ट्रेशन वाला सर्टिफिकेट है वो आप दिखाओगे। तो ये जो रजिस्ट्रेशन करने पर जो टैक्स लेता है वो भी क्या है? अनिवार्य कर है। उसके बाद 5वां देखिए शौचालय पर। अब ये शौचालय कर कैसा वाला है? शौचालय बनाने के लिए आप अपने घर पे शौचालय का यूज़ करते हो तो ग्राम पंचायत को टैक्स दोगे, तो एक कौन सा कर हो सकता है? या फिर जो शौचालय जाता है बस वही देगा, जिसके घर पे शौचालय नहीं वो नहीं देगा? ठीक है, तो देखिए ग्राम पंचायत क्या करता है, एक कम्युनिटी या फिर सुलभ शौचालय जैसा कुछ होता है, आजकल बनने लग गया है, तो उसमें क्या होता है, उसकी साफ सफाई के लिए ग्राम पंचायत वाले पूरे गांव से क्या लेते हैं? कर लेते हैं। उसको किसी के साथ भी एक आध के साथ ऐड कर देगा, बाजार कर के साथ कर देगा, भूमि कर के साथ कर देगा, किसी के साथ भी कर देगा। ठीक है, तो इसमें ये क्या है कि चाहे आप उपयोग करो ना करो, लेकिन अगर आपके गाँव में कोई ये है वो है कम्युनिटी वाला शौचालय है, तो उसकी साफ सफाई के लिए जो कर लगता है वो है शौचालय। ठीक है, ये शौचालय का उपयोग करने के लिए कर नहीं है, ये उसकी साफ सफाई के लिए जो आपसे टैक्स ले रहा है वो है। और लास्ट में एक है प्रकाश कर या लाइट कर, लाइट टैक्स। ये क्या है कि आपको जो स्ट्रीट लाइट रहता है गांव में वो लगाने के लिए ये है, तो उसके लिए जो लगेगा वो है प्रकाश कर। तो ये है 6 कंपलसरी टैक्स अनिवार्य कर, इसको याद रखिए, इससे क्वेश्चन आने के चांसेस है। वो 5-6 चीज़ें आपको दे देगा, उसमें से पूछेगा कि अनिवार्य कर कौन से हैं बताइए। ठीक है, तो ये सिर्फ अनिवार्य हैं और ऐच्छिक बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, जैसे 2-3 एग्जांपल देखिए। एक तो है जल से जुड़े कर। जल से जुड़े कर, अगर जैसे आजकल हर ग्राम पंचायत में एक पानी की बड़ी टंकी होती है, वहाँ से है पानी का पूरा सप्लाई होता है, तो वो जो उससे है वो है जल से जुड़े कर। ये अनिवार्य कर में क्यों नहीं रखा गया है? क्योंकि हर ग्राम पंचायत में पानी का सप्लाई हो रहा हो ज़रूरी नहीं। आज भी ऐसे बहुत सारे गांव हैं जहाँ पे नल से पानी है, टैप वाटर नहीं आता। तो जहाँ पे टैप वाटर प्रोवाइड कर रहा है ग्राम पंचायत, उसने अगर अपने पंचायत निधि फंड से बनाए हैं, तो उसके रख रखाव के लिए जो कर लेता है वो क्या रहेगा? जल से जुड़े कर। तो वो जो जिस गाँव में फैसिलिटी है उसी गाँव में वो लेगा। दूसरा है स्वच्छता कर। ठीक, अभी जैसे नगर निगम में रहते हैं जो है यहाँ पे रोज नगर निगम वाले सफाई कर्मचारी हैं, सुबह सुबह रोड आके साफ कर देते हैं। गांव में तो ऐसा कुछ नहीं होता। तो अगर कोई ग्राम पंचायत अपने गांव के सफाई के लिए, रोड के साफ सफाई के लिए अलग से अगर कोई किसी कर्मचारी को रखी हुई है, तो उसके सैलरी देने के लिए, उसके रख रखाव के लिए जो कर लेगी वो क्या है? स्वच्छता कर। तो ये भी ऑप्शनल है, कोई गाँव वाला लेना चाहे तो ले, नहीं तो नहीं। तीसरा है जल निकासी। जल निकासी कर क्या है? ड्रेनेज सिस्टम पे जो कर लगता है। ठीक है, अगर ग्राम पंचायत ने अपने फंड से कहीं पे नालियां बनवाई हैं ड्रेनेज सिस्टम के लिए, तो उन नालियों पे आपके घर का पानी जो दे रहे हो, वहाँ से आपके घर का पानी जो है वो डिस्पोज हो रहा है, उसके लिए भी जो टैक्स लगाया है वो भी क्या है? ऐच्छिक कर। ये सारे ऐच्छिक कर देखिए वो हैं जो ये हर गाँव में ये फैसिलिटी हो ज़रूरी नहीं। ठीक है, तो ये गाँव स्पेसिफिक जहाँ फैसिलिटी है वहीं कर लेगा। तो अगर आपको पेपर में आता है तो वहीं से डिफ्रेंशिएट करिएगा कि कौन सी चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट है कि वो हर गाँव में हो सकती है। हर गाँव में हो सकती हैं तो वो किसके अंदर आएगा? अनिवार्य कर के अंदर। लेकिन आपको लग रहा है कि जैसे पीने का पानी है या फिर ड्रेनेज सिस्टम है या फिर क्या नाम है वहाँ के गांव की साफ सफाई है, ये हर गांव में हो ज़रूरी नहीं। तो ये जो गांव वाला कराएगा, जो ग्राम पंचायती फैसिलिटी देगा वही ये कर ले। ठीक है, तो ये सिंपल एक क्राइटेरिया है, एक कंपलसरी कर और जो ऑप्शनल जो टैक्स है उसमें डिफरेंशिएट करने का। और लास्ट में है एक पेयजल पूर्ति या पेयजल आपूर्ति।
कि जो टैप वाटर टंकी से आ रहा है उसके लिए भी जो है वो है ये, ठीक है। और भी बहुत सारे रैंडम पेपर में कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो आपने इसको याद कर लिया, इसके अलावा जो भी है वो सब किस में आ जाएगा, ऑप्शनल टैक्स में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हमारा टैक्सेशन भी। अब देखते हैं चुनाव कैसे होते हैं, कि इलेक्शन का प्रोसीजर क्या है, कौन करवाता है और उसके अंदर क्या क्या प्रोविजंस हैं, ठीक।